आप लोग उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपकी डिमांड पर एक ऐसा सेशन जिसकी आप लोगों को थी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जिसका था आप लोगों को अब तक बहुत ज़्यादा इंतजार। तो आप लोगों ने बतेरे कमेंट्स कर डाले कि मैम प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट लेकर के आइए। तो बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ विद्युत का वन शॉट लेक्चर। सो बच्चों आज की इस क्लास के बाद आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई और लेक्चर देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ समझाने वाली हूँ इस लेक्चर को। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको आज के लेक्चर में हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो उसको इस लेक्चर के बाद बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसे इस लेक्चर में ही बिल्कुल समझ में आने वाला है। और बच्चों इस लेक्चर के बाद आपसे हर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों विद्युत एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, और ये चैप्टर हम सभी के हमें पता है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर से बिल्कुल कुछ भी नहीं कटा हुआ है, जितने टॉपिक्स हैं हमें हर टॉपिक को पढ़ना होगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में ऐसा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आखिरकार ये विद्युत है क्या, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार आवेश क्या होते हैं। तो बच्चों किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए 3 मूल कणों की आवश्यकता होती है, जो कि कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बच्चों प्रोटॉन क्या है? ऐसे कण हैं जिनमें क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे कण हैं जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है। और बच्चों जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए हमें जिन कणों की आवश्यकता होती है उसमें बेटा जी क्या है? हमारा आवेश 1 है। बच्चों आवेश असल में क्या है? किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु विद्युत आकर्षण या विद्युत प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। बच्चों मैं आपको छोटी सी बेटा ट्रिक समझाऊंगी, ये बेटा आपने बहुत बार सुना भी होगा, ईंट पर नाच। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है? ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी, या थॉमसन भी कह सकते हो। अलग अलग बेटा जो है प्रोनाउंसिएशन है। बेटा पा फॉर मतलब क्या है? प्रोटॉन, और इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। चा फॉर क्या है बेटा जी? चा फॉर है चैडविक, और चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। अब बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कहानी। अब जरा समझते हैं कि आखिरकार इसके बारे में और क्या है पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब बच्चों जो ये आवेश है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि आखिरकार विद्युत धारा असल में है क्या। तो किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए बच्चों अब आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई जो आवेश है ना वो क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इनका प्रवाह हो रहा है। बेटा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ठीक किसी नदी की धारा होती है कि पानी निरंतर बह रहा होता है। बिल्कुल बच्चों इसी तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा आवेश है, वो क्या कर रहा है? चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। वो क्या करेगा भाई? घूमेगा, है ना, इधर से उधर घूम रहा है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? आवेश का प्रवाह हो रहा है, और उस समय हमारे तार में क्या होगी? विद्युत धारा होगी। फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा फॉर्मूला होता है I = Q/T। यानी कि बेटा आवेश की जो दर है, आवेश के प्रवाह की जो दर है उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार में जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो हम उस कहेंगे कि उस तार में इस समय पर विद्युत धारा बह रही है। और बच्चों कौन सा आवेश जाएगा? तो याद रखना बेटा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स, बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम लोग घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो बेटा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होंगे? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं। तो बच्चों जो देखो इलेक्ट्रॉन तो बेटा जी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन सा करते हैं। बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या कर रहे होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं चालक में। और इस वजह से हम क्या कहेंगे भाई कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के बहने की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से ही आता है। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि किसी भी चालक तार में जो धारावाही कण है वो कौन से? तो बेटा इलेक्ट्रॉन हमारे धारावाही कण हैं, इनकी वजह से ही क्या हो रहा है? चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब बच्चों इसके बाद ध्यान सुनिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है
एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की वैल्यू किसके बराबर है? बहुत ध्यान से देखिएगा। I बराबर क्या है? Q अपॉन टी। जहां पर Q क्या है? जहां पर Q है आवेश और T क्या है बेटा? तो जहां पर T है समय। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी हम क्या कहेंगे? यानी कि बच्चों हम 1 एम्पियर को, यानी कि 1 एम्पियर को हम कैसे दर्शा सकते हैं? 1 कूलाम प्रति सेकंड से भी दर्शा सकते हैं। तो अगर आपको सवाल बोल दे कि भाई 5 एम्पियर को कैसे लिखा जा सकता है, तो हम 5 एम्पियर की जगह 5 कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। देखिए हमारे चालक तार में जो आवेश बह रहा है, जिसकी वजह से विद्युत धारा उस चालक तार में हमें दिखाई दे रही है, बच्चों असल में वो आवेश कौन सा? इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा हमसे ये बोल रहा है कि अगर 1 कूलाम आवेश है तो ये बताओ कि भैया 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो बच्चों याद रखना, आवेश की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अगर हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है कि भाई कितने आवेश हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बच्चों हम फॉर्मूला लगाते हैं Q बराबर N इंटू ई। जहां पर Q क्या है बेटा? जहां पर Q है आवेश की मात्रा, N क्या है बेटा? N है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E क्या है? E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो बच्चों आवेश की मात्रा है 1 कूलाम, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, E की बेटा वैल्यू हम जानते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो आता है 6.24 इंटू 10 की पावर 18। यानी कहने का मतलब क्या है? 1 कूलाम आवेश में 6.24 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। और बच्चों अगर आपसे मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं 1 एम्पियर की, तो ध्यान से देखना 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो हमें कब प्राप्त हो रही है किसी चालक तार में? जब 1 सेकेंड में तार के प्रत्येक बिंदु से 6.24 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? गुजर रहे होंगे। यानी कि जब चालक तार में प्रत्येक बिंदु से 1 कूलाम आवेश गुजरेगा, उस तार में कितनी धारा होगी? 1 एम्पियर धारा होगी। इसी बच्चों मैंने क्या करा? मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दिया कि जब चालक तार के प्रत्येक बिंदु से 6.24, क्योंकि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? उस चालक तार में जो करंट की मात्रा है वो कितनी है? 1 एम्पियर है। अब बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं और बच्चों आगे हम जो है बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारी विद्युत धारा है इसके लिए इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। और बच्चों जो है इस विद्युत धारा के लिए जो हम सर्किट बना रहे हैं वो सर्किट है असल में क्या? तो बच्चों यहाँ पर हम परिभाषा जानेंगे विद्युत परिपथ की। आखिरकार विद्युत परिपथ क्या होता है? तो बच्चों विद्युत धारा का सतत व बंद पथ, विद्युत धारा का सतत व बंद पथ क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी विद्युत आती है तो बेटा हमारे पूरे घर के हर एक कमरे में आती है ना। ऐसा नहीं होता कि नीचे आ रही है ऊपर नहीं आ रही, ऐसा कभी नहीं होता। यानी बच्चों हमेशा जो करंट का फ्लो होता है वो लगातार होता है, क्लोज्ड सर्किट में होता है। अब बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जिसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो है सुचालक की। सुचालक कैसे पदार्थ है? सुचालक बच्चों ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। अब जरा आप बताओ कि विद्युत का प्रवाह इनमें आसानी से क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। अभी हमने देखा था कि विद्युत की प्रवाह का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी जो है पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, तो क्या होगा? उसमें जो आवेश का स्थानांतरण है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो क्या होगा? आसानी से होगा। और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थों को हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। बच्चों आपने देखा होगा ना कि जो हमारा मानव शरीर है वो भी क्या है? सुचालक। अगर आप कभी नंगे तारों को छू लो तो क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी में हम कह सकते करंट दौड़ जाएगा। अब बच्चों जरा सोच के देखो कि हम लोग बोलते हैं कि पानी में तार मत डालना तो करंट आ जाएगा। बच्चों पानी जो है
विद्युत का बैड कुचालक, नहीं कह सकते बच्चों वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। बच्चों जो है वाटर विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता है। पर अगर वाटर में जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नमक का विलयन, अगर बच्चों हमारे पानी में ज्यादा अशुद्धियां होंगी तो क्या होगा, अगर ज्यादा अशुद्धियां होंगी देन बच्चों हम कह सकते हैं कि उसमें विद्युत का प्रभाव आसानी से हो रहा होगा, क्योंकि अब उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो हम कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, आवेश का स्थानांतरण आसानी से होता है, ऐसे पदार्थों को सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, चांदी। याद रखना बच्चों जो चांदी है वो क्या है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। और बच्चों एग्जाम्पल क्या है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, पारा, नमक का विलयन, अम्ल और क्षार, ये सब बच्चों क्या है, ये सभी क्या है, विद्युत के सुचालक हैं। आगे बच्चों बात करते हैं ऐसे पदार्थ जिनका इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें विद्युत नहीं चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं कि भाई यहां पर विद्युत का प्रवाह ना हो। जैसे कि बच्चों जितने भी हमारे विद्युत उपकरण होते हैं उनके ऊपर हम लोग एक रबड़ का कवर चढ़ा देते हैं, ताकि हम जब उसको उस तार को टच करें या जब उस उपकरण को टच करें तो हमें करंट ना लगे। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि ऐसे स्थान जहां पर विद्युत का प्रवाह हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, कुछ चालक पदार्थों को ले आएंगे। कुछ चालक पदार्थ कौन से पदार्थ हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता। अब जरा सोच के देखो कि इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है बच्चों, कम है। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, या तो विद्युत रोधी कहेंगे या फिर बच्चों कुछ चालक पदार्थ कहेंगे। इनमें क्या है बच्चों, इनमें जो है, यहां बच्चों लिखवा देती हूं आपको, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक कैसे पदार्थ हैं, अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें जो हम कह सकते हैं जो ना तो प्योर सुचालक हैं ना तो प्योर कुचालक हैं। इनमें विद्युत का प्रवाह कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर, इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे आप अर्धचालक का, मैंने सोलर कुकर बोला है। सोलर कुकर में तो हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों मैं बात कर रही हूँ सोलर पैनल की। सोलर पैनल में क्या लगे होते हैं बेटा, सोलर पैनल में सौर सेल लगे होते हैं। और सौर सेल किससे बने होते हैं बेटा, मिलकर के सिलिकॉन जो है बेटा धातु से मिलकर बने होते हैं। बच्चों सिलिकॉन क्या है, ये अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। बच्चों इसकी चालकता क्या है, सुचालक और कुचालक के बीच की है, ना तो ये बिल्कुल कुचालक है ना तो ये बिल्कुल सुचालक है। तो अर्धचालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक और सुचालक पदार्थों के बीच होती है। जब उनमें जैसे ही उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्या होगा, विद्युत उत्पादित हो जाएगी। एग्जाम्पल कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, गैलियम आदि, ये सब क्या है, ये सब हमारे अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। आगे बच्चों बात करते हैं विद्युत परिपथ के। तो बच्चों विद्युत परिपथ तो हमने समझ लिया कि विद्युत धारा का बंद और जो सतत पथ है वो क्या कहलाता है, वो विद्युत परिपथ कहलाता है। पर अब जरा बारी है कि आखिरकार विद्युत परिपथ में क्या क्या लगा होता है। तो बच्चों जैसे कि बल्ब लगा है, बैटरी लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है। अब हमें समझना ये होगा कि आखिरकार जो ये हमारा विद्युत परिपथ है इसमें जितने भी जो हमारे सिंबल्स हैं इनको कैसे हम दर्शाएंगे, राइट। जैसे बल्ब है तो बल्ब को हम कैसे दर्शाएंगे, जो हमारी सेल है उसको हम कैसे दर्शाएंगे। तो बच्चों अब जरा बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग इसको दर्शाएंगे कैसे। बेटा विद्युत सेल, बच्चों विद्युत सेल, बेटा विद्युत सेल को कैसे दर्शाते हैं, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, प्लस माइनस, ये बच्चों क्या हो गया, विद्युत सेल हो गया। बेटा बैटरी क्या होती है, तो दो या दो से अधिक सेलों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। और बच्चों बैटरी कुछ इस तरह की होती है, ये है बच्चों हमारी बैटरी। तो बेटा बैटरी का चिन्ह ये हो गया। बेटा कह रहा है प्लग कुंजी अथवा स्विच कैसी है, खुली हुई है। तो बच्चों इसका निशान कैसे बनेगा, ये बेटा इसका निशान ऐसे बनेगा। बच्चों बंद कुंजी, बेटा बंद कुंजी कैसे बनेगी, बेटा बंद कुंजी हमारी
ऐसी बनेगी। अगर हम बात करते हैं तार संधि, तार संधि का मतलब क्या है, जहां पर दो या दो से अधिक तार क्या करे गए हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। तो बच्चों तार संधि को हम कुछ इस तरह से दर्शा, मान लो ये एक तार हो गया, एक तार, ये एक तार, है ना। इसके बाद बच्चों बात आती है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, कई बार सर्किट में एक के ऊपर एक तार होकर जा रहा होता है बिना जुड़े हुए। तो बच्चों मान लो एक तार जा रहा है, इसके ऊपर से मान लो किसी एक तार को और निकालना है तो ऐसे हम बना देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, तार क्रॉसिंग हो गया बिना संधि के तार। विद्युत बल्ब, बेटा ये कैसे बनाएंगे, सस्ता हुआ दिल बना दो भाई, विद्युत बल्ब बन गया। बेटा बात है प्रतिरोधक की, बेटा बोल दो प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा प्रतिरोध का निशान। परिवर्ती प्रतिरोधक बोलो या धारा नियंत्रक बोलो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इससे ही बोलते हैं रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। ये कैसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति जो क्या करती है, जो प्रतिरोध की मात्रा को चेंज करके विद्युत धारा हुआ करती कंट्रोल करती है। इसे हम परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं, धारा नियंत्रक भी कहते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह से होता है, या इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं या इसे इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है। एमीटर, एमीटर क्या करता है, एमीटर जो है परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापता है। एमीटर का बेटा निशान कुछ इस तरह से होता है, ये प्लस माइनस। अमीटर बच्चों हमेशा जो है परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाएगा, अमीटर को हमेशा ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो बच्चों वोल्ट मीटर को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। और बेटा वोल्ट मीटर को हमेशा ही हम परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, हमेशा ही पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। अब बच्चों बारी है विद्युत विभव को समझने की। आखिरकार विद्युत विभव क्या होता है, तो बच्चों अनंत पर मौजूद किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। बेटा विभव क्या है, अनंत पर मौजूद किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और बच्चों विभव की परिभाषा क्या होती है, तो ये होती है V बराबर W/Q, यानी कि अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा। बच्चों बहुत ध्यान सुनना, अनंत से किसी बिंदु आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा उसे हम क्या कहेंगे, उसे बेटा हम कहते हैं, उसे कहा जाता है विद्युत विभव। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, जल्दी बताइए, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। आगे बच्चों बात करते हैं कि आखिरकार इसका मात्रा क्या होता है। तो बेटा W क्या है, W है बेटा, W क्या है बच्चों, तो W है कार्य। W क्या है बच्चों, तो W है कार्य। और Q क्या है बेटा, Q है आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश की बेटा मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो बेटा V बराबर क्या है, V बराबर है W/Q। तो बच्चे इसका मात्रक क्या है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम के रूप में लिखा जा सकता है। कि क्या लिख सकते हैं इसको, 1 वोल्ट इक्वल्स टू जूल प्रति कूलाम। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं विभवांतर क्या है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हम क्या कर रहे हैं, आवेश को ले जाने में जो कार्य कर रहे हैं वो क्या हो गया, विभवांतर हो गया। विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, उसे हम कह रहे हैं विभवांतर। और बच्चों विभवांतर का भी सेम फॉर्मूला होता है, V बराबर W/Q। क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, सेम इसको दर्शाएंगे, 1 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। बेटा V इक्वल्स टू क्या हो गया, तो V इक्वल्स टू होता है W/Q। तो बच्चों ये क्या है, किसी भी दो बिंदुओं के बीच हम कह सकते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे कह रहे हैं विभवांतर कह रहे हैं। अब बच्चों असल में ये विभवांतर करता क्या है, इसको समझते हैं कि आखिरकार ये विभवांतर करता क्या है। तो बच्चों अगर सोचो, अगर सपोज करो कि मान लो हमारे पास किसी एक ही लेवल पे पानी रखा हुआ है ना, मान लो ये 2 टंकियां रखी हुई हैं, तो क्या इनमें पानी का आदान प्रदान होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे कि नहीं मैम, आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अब जरा सोचो कि अगर मैं किसी एक को ऊपर रखूं, किसी एक को नीचे रखूं, तो क्या होगा, क्या अब इसमें आदान प्रदान होगा। तो आप कहोगे मैम यस, अब पानी का जो फ्लो है वो आराम से हो रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊंचाई में अंतर आ गया। ऐसे ही बच्चों विभवांतर
विभवांतर क्या है बेटा, असल में बच्चों जो विभवांतर है वो क्या कर रहा है कि भाई दो बिंदुओं में क्या हो गया बेटा, दो बिंदुओं के विभव में डिफरेंस हो गया। एक जगह पर क्या हो गया, हाई वोल्टेज और एक जगह बेटा जी क्या है, लो वोल्टेज। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी बच्चों ऐसा होगा, देन हम क्या बोलेंगे कि भैया वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स मजबूर हो गए हैं, किसके लिए, फ्लो के लिए मजबूर हो गए हैं, है ना। आप समझ सकते हो कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पर एक प्रेशर लग रहा है और इलेक्ट्रॉन्स चलने के लिए मजबूर हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, राइट। बच्चों आप जरा समझो कि आखिर ये विभवांतर आएगा, सर्किट में विभवांतर आएगा कैसे। तो बच्चों सर्किट में विभवांतर लेके आएगी ये बैटरी। जैसे ही आप बैटरी को जोड़ते हो, जैसे ही आप बैटरी को जोड़ोगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही एक सिरे पर क्या होगा, हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, एक सिरे पर लो वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। और बच्चों फिर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स वो चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप जरा सोच के देखो कि बेटा जो हमारी विद्युत जो हमारी बैटरी है, असल में बच्चों बैटरी को जब आप जोड़ते हो तभी बल्ब में विद्युत धारा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब हम लोग बैटरी को सर्किट में जोड़ रहे हैं तभी बेटा जी क्या हो रहा है, हमारा बल्ब चमक रहा है। अब जो सोचो कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जैसे ही आपने बैटरी को जोड़ा क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब जरा सोचो, आपने कई बार देखा होगा कि बैटरी, हम लोग कहते हैं भाई बैटरी खत्म हो गई है ना, बैटरी खर्च हो गई है, अब ये जो है बैटरी में कुछ बचा नहीं है। असल में बच्चों क्या हुआ, बैटरी के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा, और बैटरी अपने अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें खर्च कर रही है, बैटरी अपने अंदर की रासायनिक ऊर्जा को बच्चों असल में जो है हम ये कह सकते हैं कि चालक के जो सिरे हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए खर्च कर रही है अपने अंदर की ऊर्जा को। हमने पढ़ा हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें बदल रही है, विद्युत ऊर्जा बदल रही है। विद्युत ऊर्जा बल्ब में जा रही है ना, कुछ ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही है, कुछ ऊर्जा प्रकाश में बदल रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और उसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान सुनना, इस हम कह सकते हैं इस चीज को बनाए रखने का काम कौन करती है बच्चों, यानी कि वोल्टेज को बनाने का काम कौन करती है बेटा, तो वोल्टेज को बेटा जो है बनाने का काम करती है हमारी बैटरी। तो बैटरी की वजह से ही क्या हो रहा है, परिपथ में विभवांतर क्रिएट हो गया है और बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए तो हम क्या बोलेंगे, तार में विद्युत धारा आ चुकी है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, विभवांतर और धारा में संबंध क्या होता है। तो बच्चों विभवांतर और धारा की बेटा जो मध्य संबंध है आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक बेटा बैटरी है, इसमें बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी एक बल्ब लगा हुआ है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है। पर आप पाओगे कि यार जो ये बल्ब है ये कम चमक रहा है, पर यहीं पर ही जो ये वाला बल्ब है ये बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर आप बेटा एरो के निशान देखो तो ये काफी कम है। अगर इसी यही 9 वोल्ट की बैटरी में देखो तो एरो के निशान कितने ज्यादा हैं। बच्चों ये हमें क्या दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लो कर रहे हैं। बच्चों कहने का मतलब क्या है, कहने का बेटा मतलब ये है कि जब विभवांतर बढ़ा दोगे क्या हो जाएगा भाई, ऊंचाई में अंतर ज्यादा हो गया, अब और ज्यादा पानी गिरेगा। सिंपल बेटा ऐसे मतलब कि जब तुमने क्या किया, जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया अब क्या होगा, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव करेंगे। अब अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, आवेश की मात्रा बढ़ गई। अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, आवेश की बेटा अगर देखो, अगर बच्चों आवेश की मात्रा बढ़ी तो क्या हो जाएगा बेटा, आई की बेटा मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसी बात को ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 बच्चों जो है बताया था कि जो वोल्टेज है बेटा, वोल्टेज जो है हमारी करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा परिपथ में करंट उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। और बच्चों इन्होंने एक नियम दिया, V बराबर I × R। तो ओम के नियम के अनुसार अगर किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे कि ताप, दाब आदि में कोई अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो
जो चालक की सिरों पर जो लगा हुआ विभवांतर है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे करंट भी डबल हो जाएगी, वोल्टेज को बेटा अगर आप जो है घटाओगे तो करंट की वैल्यू भी घट जाएगी। V बराबर I इंटू आर, यहीं से ही बच्चों में ये R मिला था। और बेटा ओम के नियम में जो ये R है ये क्या है, नियतांक है, और बेटा ये क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है ना। इनके ही नाम पे हमने क्या रखा, इसका नाम ओम रखा। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो ओम का बेटा जो नियम है, ओम के नियम का ग्राफ, ओम के नियम का ग्राफ बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ग्राफ बेटा हम किस बेटा बना रहे हैं, बच्चों हम लोग ग्राफ बनाते हैं V और I के मध्य। तो जब आप वोल्टेज और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक सीधी सरल रेखा मिलेगी। तो ओम के नियम का जो ग्राफ बेटा जी, जो V I का बेटा जो बीच का ग्राफ है वो में कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और जो इस ग्राफ की जो ढाल है, ये ढाल क्या बता रही है, ये ढाल हमें प्रतिरोध के बारे में बता रही है। ढाल किसको बता रही है, ये ढाल बच्चों बता रही है प्रतिरोध के बारे में, राइट। बच्चों ओम के नियम के अगर मैं बोलूं कि सीमाएं क्या है, तो बेटा पहली सीमा तो ये है कि ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ धात्विक चालकों के लिए सत्य है, सिर्फ और सिर्फ धातुओं के लिए ही सत्य है, केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। बेटा दूसरा क्या है, जो ओम का बेटा नियम है उसके अनुसार चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया तो बच्चों ओम का नियम फिर सत्य नहीं रहेगा। अब बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चों ये प्रतिरोध और कुछ नहीं बल्कि क्या है, चालक के अंदर का गुण होता है। यानी कि जब भी हम लोग किसी चालक में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलने की कोशिश करेंगे, पर चालक का ये गुण होता है कि वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगा। यानी कि चालक के अंदर हम कह सकते हैं वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। बच्चों प्रतिरोध बिल्कुल हमारे रिलेटिव्स के जैसे है कि वो बिल्कुल हमें सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते, राइट। बच्चों प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। और बच्चों प्रतिरोध कहां पाया जाएगा, चालक के अंदर पाया जाएगा। बेटा क्या करेगा ये धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चों प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आखिरकार जो ये प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बच्चों जो सबसे पहला बेटा कारक है वो ये कि अगर जो प्रतिरोध बेटा वो क्या है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अगर आप चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे, जितना लंबा तार होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लंबाई डबल करोगे बेटा क्या होगा, प्रतिरोध डबल हो जाएगा। लंबाई 3 गुना करोगे, प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा। बच्चों दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है कि जो प्रतिरोध होता है वो बेटा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर तार बच्चों जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। बेटा थर्ड थिंग बच्चों, तीसरी बेटा चीज क्या है, बेटा तीसरी चीज है टेम्परेचर। अगर आप ताप को बढ़ाओगे बेटा क्या होगा, अगर आप ताप को बढ़ाओगे तो ताप को बढ़ाने पर जो प्रतिरोध का मान है वो भी बढ़ जाता है। क्या होगा बेटा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अब यहीं से मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बच्चों हमने देखा कि जो आर है वो एल के अनुक्रमानुपाती है, ए के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि आर क्या है, वो एल बाई ए के अनुक्रमानुपाती है। तो बच्चों यहाँ से जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं बेटा रो निकल के आता है, तो बच्चों हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। जहाँ पर बच्चों ये रो क्या है, अगर मैं रो के लिए फॉर्मूला लिखूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। बच्चों R का मात्रक क्या है, ओम। बेटा क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। लंबाई का बेटा मात्रक है मीटर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, रो का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। और बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होगा, ओम मीटर होगा। बच्चों प्रतिरोधकता होती क्या है, तो किसी चालक तार का जो नेचुरल प्रतिरोध है उसे क्या बोलते हैं, उससे उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे कि जो चांदी, बेटा चांदी में बेटा जी नेचुरली क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा है बेटा, जैसे कि
करेला अगर कड़वा है तो कड़वा है यार, है ना, ऑब्वियसली किसी ने जानबूझ के इसमें जो है कुछ नहीं किया है, राइट। बच्चों उसी प्रकार से जो चालक तार है बेटा जी, कुछ चालक तारों की जो प्रकृति है बच्चों वो ऐसी है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम है, तो क्या होंगे बेटा, उसमें जो है धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उनमें क्या होगा, जो धारा का प्रवाह है वो आसानी से होगा। आगे बच्चों बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की, तो बच्चों सबसे पहला संयोजन है वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, हमने सभी उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया बेटा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा क्या होगा, जितने भी हमारे उपकरण जुड़े होते हैं सभी में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होगी बेटा, समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, समान विद्युत धारा होगी, पर क्या होगा, सबका बेटा जो वोल्टेज है, सबका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, सबका वोल्टेज अलग अलग होगा, है ना बेटा। विद्युत धारा समान पर क्या होगा, सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। बच्चों सेकेंड पॉइंट क्या है, श्रेणी क्रम में आप किसी भी उपकरण को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चला सकते। किसी भी उपकरण को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चला सकते। अगर मान लो कि आप सर्दियों में अगर आप हीटर चला रहे हो तो क्या होगा, एसी भी चलेगी, है ना। अगर मान लो कोई भी बल्ब खराब हो गया तो पूरा जो सर्किट में जुड़े हुए उपकरण हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। बच्चों आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, है ना बेटा, ये क्या हो गया थर्ड। बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी हम लोग श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जब भी श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो बच्चों क्या होगा, जो हम कह सकते हैं प्रतिरोध का जो कुल प्रतिरोध है ना, जो सर्किट का जो कुल प्रतिरोध है बेटा क्या होगा, जो संयोजन का कुल प्रतिरोध बेटा क्या होगा, बढ़ता है ना, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बच्चों जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है R तुल्य इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोध हैं उनका क्या हो गया बेटा, हमने निकाल लिया कि भाई उनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसको निकाल लिया, राइट। बच्चों इसको डेरिवेशन एक साथ समझाऊंगी। बात करते हैं बेटा प्रतिरोधों के संयोजन के, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या किया बेटा, समांतर क्रम संयोजन में आप देख सकते हो कि सभी में क्या है बेटा, धारा की वैल्यू अलग अलग है। आई बेटा क्या हो गई, अलग अलग होगी, पर बेटा क्या होगा, वोल्टेज सबका समान होगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा बेटा, आई अलग अलग होगी पर वी क्या होगा, वी सबका समान होगा। अब आप बच्चों नोटिस कर सकते हो कि इसमें देखो भाई, अगर मान लो ये बल्ब अगर खराब भी हो गया तो क्या होगा, बाकी जितने भी उपकरण जुड़े हुए जो बल्ब हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से जलते रहेंगे। तो यानी बच्चों इसमें हम कर सकते हैं, इसमें हम सभी उपकरणों को स्वतंत्रता पूर्वक चला सकते हैं, और यही रीजन है बच्चों कि हम अपने घरों में सभी उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जैसे ही बेटा उपकरणों को जोड़ोगे आप क्या पाओगे बेटा, आप देखोगे कि जो कुल प्रतिरोध है सर्किट का वो क्या हो जाता है बेटा, कुल प्रतिरोध जो है सर्किट का कम होता है, न्यूनतम होता है। यानी कि जब हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और जब हम लोग जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा, बढ़ेगा, समांतर क्रम में घटेगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। बच्चों डेरिवेशन देखना, दोनों को बेटा डेरिवेशन में एक साथ ही करवाऊंगी, राइट। देखो बच्चों, तो पहले हम लोग करते हैं श्रेणी क्रम का, ठीक है बच्चों। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। अब ये तीनों प्रतिरोध बच्चों क्या कर रहे हैं भाई, बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बच्चों हमने मान लिया कि भाई इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या है, V है, ठीक है। और बेटा करंट फ्लो हो रही है। अब हम जानते हैं कि अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सभी बेटा जी क्या होगा, सभी में ही समान धारा आ रही होगी, पर सबका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई पहले का वोल्टेज क्या होगा, V1, दूसरे का वोल्टेज होगा V2, तीसरे का वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। अब हम ये जानते हैं कि बेटा जो इस बैटरी का वोल्टेज V है, यही क्या हुआ है बेटा, यही V1, V2, V3 में टूटा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कुल V। तो बच्चों पूरे सर्किट का जो टोटल V है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ओम का नियम,
तो ओम के नियम के अनुसार बेटा क्या हो जाएगा, देखो ओम का बेटा नियम क्या है, तो ओम का नियम है V बराबर I इंटू आर। तो अब क्या करोगे बच्चों, आप जो है यहाँ पर V को रिप्लेस करोगे I इंटू आर से, यहाँ पर बेटा रखो तो क्या हो जाएगा I इंटू आर। ये क्या है बेटा, V क्या है बच्चों, V कुल है सर्किट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R तुल्य हो जाएगा। V1 है तो क्या रखेंगे I इंटू R1, क्योंकि हम जानते हैं पूरे सर्किट में करंट I जा रही है तो इसको I1 I2 I3 लिखने की नीड नहीं है, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब क्या करो बेटा, यहाँ से I कॉमन लोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि I कॉमन लेते अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा R तुल्य, और R तुल्य इक्वल्स टू कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डायग्राम, ओम का नियम और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उससे हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया। आज जो बच्चों ये तो किसके लिए हो गया, ये तो हमने निकाला श्रेणी क्रम के लिए, इसी प्रकार से निकालेंगे समांतर क्रम के लिए। सेम सर्किट बनाएंगे, हमारे पास है R1, ठीक है, हमारे पास क्या है R2 है, देखो आप ये किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और हमारे पास क्या है R3 है ना। ये बच्चों हमने बैटरी से तीनों को जोड़ दिया। आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि सभी में जो विद्युत धारा है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने माना ये क्या हो गया बेटा, जो I की बेटा वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, I1 I2 और I3, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, सबका वोल्टेज समान होगा, सबका वोल्टेज क्या होगा, VV होगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा बेटा, जितने भी हमारे हम कह सकते हैं सर्किट है, सर्किट में धारा की वैल्यू अलग अलग होगी, पर क्या होगा बेटा, वोल्टेज समान होगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ये I है वो क्या हो रहा है बेटा, बट रहा है, यानी बच्चों I कुल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि देखो जो बट रहा है उसी को ले लो तुम। देखो श्रेणी क्रम में क्या था, वोल्टेज विभक्त हो रहा था V1 V2 V3 में, और बेटा जो हमारा समांतर क्रम उसमें क्या हो रहा है, I विभक्त हो रहा है I1 I2 I3 में। तो यहाँ पर बच्चों क्या करो, वापस से ओम का नियम लगाओ, ओम के नियम से। तो ओम का बेटा नियम क्या है बेटा, ये है I बराबर V बटे R, रख दो वैल्यू, I कुल की जगह क्या रखोगे, V कुल बटे R कुल, है ना। I1 जगह क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब हमें पता है कि भाई I1 जगह क्या आ जाएगा, देखो V तो क्या है बेटा, सबका सेम है, तो क्या हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं V कुल क्या है, V कुल की वैल्यू भी क्या है, V है ना। ये क्या हो गया, V बाई R कुल, V कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और यहाँ बेटा क्या हो गया, V से V कट गया, और बच्चे इस प्रकार से हमारे पास समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला निकल के आ गया कि 1 बाई R तुल्य इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बच्चों देखो आप इस चैप्टर का पूरा जो फर्स्ट हाफ है वो पढ़ चुके हो, सेकेंड हाफ क्या है, सेकेंड हाफ है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म हो जाता है। विद्युत का जो ये प्रभाव है इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब बच्चों इसका कारण क्या है बेटा, तो बच्चों असल में होता ये है कि जब भी देखो जैसे जो प्रतिरोध है बच्चों, तो प्रतिरोध क्या कर रहा है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चलने के लिए मजबूर है। अब बच्चों चूंकि प्रतिरोध है वो क्या कर रहा है भाई, वो रोक रहा है, वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज रहा है। तो बेटा इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार चालक के जो परमाणु हैं उनसे टकराते रहते हैं, और बच्चे इस प्रकार से जो ऊर्जा है उसका ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन से जो चालक के परमाणु है उनमें, और इस प्रकार से जो चालक का तार है वो गर्म हो जाता है। अब बच्चों अब बात करते हैं कि आखिरकार जो ऊष्मा है वो हीट जो है वो कितनी उत्पन्न हो रही है। तो बच्चों चालक में विद्युत धारा की प्रवाह की वजह जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका अध्ययन
सर्वप्रथम इंग्लैंड की वैज्ञानिक जूल ने किया था सन 1941 में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जूल का तपन नियम कहते हैं। तो जूल ने क्या बताया कि चालक तार में जो हीट होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी कि अगर तार में ज्यादा धारा आ रही होगी तो क्या होगा भाई, हीट उतनी ज्यादा होगी। उन्होंने क्या बताया कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, हीट उतनी ज्यादा उत्पन्न होगी। जितना ज्यादा देर तक बल्ब जलेगा उतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होगी। और यहीं से बच्चों में फॉर्मूला मिलता है H बराबर I स्क्वायर RT। ये क्या है, जूल का तपन नियम है। H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। अब बच्चों यहाँ से हम लोग अलग अलग फॉर्मूलेज बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, I इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हमें पता है बेटा V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको H बराबर VIT। एक और फॉर्मूला मिल गया। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से बच्चों देखो, हम जानते हैं बेटा I बराबर होता है Q अपॉन T। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो अगर हम लोग इस IT की जगह Q रख दें तो हमारे पास क्या हो गया, एक और फॉर्मूला आ गया H बराबर V इंटू क्यू। क्या आ गया, H बराबर V इंटू क्यू आ गया। बच्चों अब मान लो हमारे पास फॉर्मूला है H बराबर VIT, है ना। अब बेटा मान लो कि मुझे जो है I को रिप्लेस करना है। I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बटे R। तो बच्चों यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे आप रखोगे V बटे R इंटू टी, तो बच्चों क्या हो जाएगा, H बराबर V स्क्वायर T बटे R। ये एक और फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो कि हमने एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूलेज और बना लिए। अब बच्चों बात आती है विद्युत शक्ति की। बच्चों विद्युत शक्ति क्या है, तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहते हैं, ऊर्जा क्षय होने की जो दर है उससे विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी बच्चों P बराबर क्या है, P बराबर है W अपॉन T, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कार्य करने की दर, विद्युत के जो है क्षय होने की दर, ये क्या है, ये है हमारी विद्युत शक्ति। हमें पता है बच्चों फिजिक्स में पढ़ा हुआ था फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा V इंटू क्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर W की जगह पुट कर दें V इंटू क्यू अपॉन T, है ना। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको Q अपॉन T लिख सकते हैं। और Q अपॉन T किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। यहीं से फॉर्मूला मिलता है P बराबर V इंटू I, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब क्या करो, अब एक बार हम लोग V बराबर I इंटू आर रख देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R बन जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करो, एक बार तुम बेटा जो है इसमें I बराबर V बटे R रख दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। यानी कि हम शक्ति को P बराबर V इंटू I लिख सकते हैं, P बराबर I स्क्वायर R रख सकते हैं, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति का बेटा मात्रक क्या होता है, बेटा शक्ति का मात्रक होता है वॉट, है ना। क्या होता है बेटा, वॉट होता है। अभी आपने देखा था कि P बराबर क्या था, W अपॉन Q था। बेटा शक्ति का बेटा मात्रक क्या है, वॉट है। बच्चों W कार्य का बेटा मात्रक क्या है, जूल। आवेश का बेटा मात्रक क्या है, P बराबर W अपॉन T था, सॉरी। बच्चों समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, 1 वॉट क्या है, जूल प्रति सेकेंड है। बच्चों क्या है, जूल प्रति सेकेंड है। क्या है बेटा, वॉट क्या है, जूल प्रति सेकेंड है। अब बच्चों ध्यान सुनना, तो बच्चों वॉट असल में क्या है, किसी यंत्र की वह शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करती है। अब बच्चों किलोवाट घंटा, ये कहाँ से आ गया, किलोवाट घंटा बेटा ये कहाँ से आया बच्चों, ये होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा बच्चों क्या होती है, तो बेटा विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर P इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। बच्चों P क्या है, P है बेटा शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट, समय का मात्रक सेकंड। तो बच्चों क्या हो गया बेटा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, वॉट सेकंड हो गया। बेटा क्या हो गया, वॉट सेकंड हो गया। बच्चों किलोवाट घंटा, बच्चों अगर हम लोग क्या बोले, अगर हम लोग टाइम को ले ले घंटे में बेटा जो शक्ति है उसको बेटा ले ले किलोवाट में, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 किलोवाट घंटा। और बच्चों याद रखना कि 1 kWh बच्चों क्या हो, इससे हम 1 यूनिट बोलते हैं। और बच्चों जो ये 1 यूनिट बेटा जो ये विद्युत ऊर्जा है, यही बेटा क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बच्चों तो 1 kWh इसमें कितने बेटा जूल होते हैं, तो बच्चों वॉट सेकेंड को कहते हैं जूल, बाकी सब जाओ
भूल। वॉट सेकेंड को कहते हैं जूल, बाकी सब जाओ भूल। तो बच्चों क्या करोगे बेटा, 1 किलोवाट में कितने वाट बेटा जी 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड बेटा जी 3600 सेकंड। तो बेटा जी क्या हो गया बेटा, यहां से निकल के आ जाएगा 36 लाख। बेटा क्या हो गया, 1 किलोवाट घंटे में 36 लाख जूल होते हैं, या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ये बच्चों सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई, दूसरा फॉर्मूला V बराबर I इंटू आर, I बराबर Q अपॉन T, V बराबर W अपॉन Q, R बराबर रो L अपॉन A। ये श्रेणी क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। पहला हाफ कंप्लीट। सेकेंड हाफ विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। पहला बच्चों फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर RT। इसमें ही हमने बेटा अलग अलग वैल्यू रखे, H बराबर VIT निकाला, H बराबर VQ निकाला और H बराबर V स्क्वायर T बटे R निकाला। बच्चों विद्युत शक्ति का मात्रक जो फॉर्मूला बेटा वो क्या है, P बराबर V इंटू I, ये याद रखना है। इससे हम क्या करेंगे, P बराबर I स्क्वायर R लगा लेंगे, P बराबर V स्क्वायर बटे R लगा लेंगे। बच्चों मैंने बहुत ही क्रिस्प तरीके से, बहुत ही बेटा जो है आसान तरीके से आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। इस चैप्टर में बस इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने से ही बेटा फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलेज को अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। और बच्चों आपको बेटा जो है गूगल का जो है एक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, बच्चों उसको फिल करना ना भूलें, क्योंकि उस फॉर्म में आपको ये बताना है कि आप क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे। और बच्चों आपको यही बताना है कि क्या आप क्लास 11th में हमसे ही पढ़ना चाहेंगे क्या। तो बच्चों मुझे पता है, उम्मीद है कि आप लोग यही बोलेंगे, बट आपके फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है बेटा उसको देखने का इंतजार रहेगा। तो बच्चों और अगर आपने अभी तक टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो टॉपर्स बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि बच्चों टॉपर्स बैच में क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल लाइव, और बेटा आपको सभी अपकमिंग टॉपर्स बैच मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो आज ही कॉल करिए 0124-715-8250 पर। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्लास के बाद कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करना ना भूलें, मैं अपनी लाइव क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। तो बच्चों आपको कमेंट में बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और बच्चों जो लिंक में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है ना बेटा डिस्क्रिप्शन में, उस जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसको फिल करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।